अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, तीसरा चरण 57% की पोलिंग, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है लेकिन इसमें बहुत गुंजाइश है सुधार की। बहनों भाइयों, 10 सीटें थी और इन 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में 8 सीटें थी और 2 ही सीटें सिर्फ अपोजिशन के पास थी। इस बार 57% ने क्या किया? चुनाव फंसा, चुनाव निकला, लहर है या मुकाबला बड़ा करारा है? आज चर्चा इसी विषय पर होगी। हम आपको बताएंगे कि वोट देकर लौटे मतदाताओं की ओपिनियन क्या थी, सोच क्या थी और इन 10 सीटों पर कौन जीत सकता है, इस पर खुली चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकाबला इन 10 सीटों पर संपन्न हो गया। 2 चरणों के मुकाबले ये ऐसा चुनाव था जिसमें 57% का वोट पड़ा है। पहले 2 फेजेस के मुकाबले थोड़ा सा अधिक चुनाव वोट इसमें पड़ा है, लेकिन कुछ सीटों पर बम्पर मतदान हुआ है और कुछ सीटों पर बड़ी खराब पोलिंग हुई। मतलब स्पेशली आगरा वगैरह में, बरेली में तो पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। लेकिन बहनों भाइयों, 2 चुनाव के मुकाबले इस फेज के चुनाव में थोड़ी हिंसा भी देखने को मिली, मारपीट भी देखने को मिली, पुलिस के डंडे भी दिखे, लाठीचार्ज भी दिखी, एक दूसरे को खींचाखाची भी शुरू हुई और मारपीट भी दिखी, बूथों पर कब्जे भी दिखे इस राउंड के चुनाव में। अब ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और मुकाबला जैसे ही कांटे का हो रहा है, अब खेल शुरू हो गया है। और इस चुनाव में तस्वीरें सबने देखी, 2 फेज बड़े इत्मीनान से गए, लेकिन इस चुनाव में तीसरे फेज में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खींचाखाची, बूथ कब्जा सब कुछ देखने को मिला। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं दिखा, लेकिन फिर भी हर एक सीट से जहां चुनाव फंसा था वहां से आई। जहां से नहीं आई वो बरेली से नहीं आई, आगरा से नहीं आया, लेकिन बाकी सब जगहों से इस तरह की खबरें आई। हाथरस से भी बहुत कम स्थिति थी, लेकिन हर जगह संघर्ष गजब का दिखा और दोनों पार्टियां गजब की लड़ती हुई दिखी। इस बार के चुनाव में जो सबसे खास बात मैं नोट कर रहा हूं वो है संघर्ष। और इस बार कार्यकर्ता संघर्ष नहीं कर रहे हैं दोनों तरफ के, दोनों तरफ का सपोर्टर और वोटर संघर्ष कर रहा है। लेकिन मतदान का कम होना ये दोनों को दुविधा में डाल रहा है कि जीतेगा कौन। वैसे सब कह रहे हैं 10 में 10, 10 में 10, पर एक्चुअल जो वोटिंग पैटर्न है वो क्या इशारा करता है? संभल से लेके बरेली तक का ये जो इलाका है और एटा से लेके मैनपुरी होके बदायूं वाली बेल्ट, बहनों भाइयों, इस बार का चुनाव बहुत कुछ कहानी कहता है, बहुत नए सिरे से तस्वीर को प्रस्तुत करता है। और इस बार के चुनाव में हार जीत के अंतर को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लहर नहीं दिख रही है, किसी का कहर भी नहीं दिख रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। बड़ा कांटे का मुकाबला है इस बार, कंफर्टेबल कोई नहीं है। वैसे कहने को कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट दे, लेकिन बहनों भाइयों, जैसी तस्वीर और ग्राउंड से जैसे फीडबैक आ रहे हैं, मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप लोग खुद भी एनालिसिस किए होंगे। वोट देते जाते समय का मतदाता और वोट देकर निकलते समय के मतदाता, दोनों के व्यवहार में फर्क होता है। एक ही व्यक्ति है, जाते और आते समय में उसके व्यवहार में फर्क है। जब वो वोट देकर निकलता है तो उसकी भाषा बदली हुई होती है, वो बताना चाहता है कि वो वोट किसको देकर आया है, और वोट देते जाते समय वो खामोश रहता है। और इस बार ये खामोशी अधिकांश सीटों पर दिखी कि मतदाता बोला नहीं, लेकिन जब वोट डालकर निकला तो जो एग्रेसिव वोटर्स थे वो बोल रहे थे कि किसको वोट देकर आए और वो किसकी सरकार चाहते हैं। बहनों भाई, 2 तरह का मतदाता है इस वक्त। एक वो जो मोदी को किसी भी कीमत पर लाना चाहता है, और एक वो जो मोदी को किसी भी कीमत पर हटाना चाहता है। और इस बार पहले 2 फेजेस के मुकाबले तीसरे में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं चली, मुसलमान वर्ड नहीं बिका, इसकी कोई टीआरपी नहीं आई जनता में, कम्युनल पैटर्न पर चुनाव ही नहीं हुआ। मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये विषय जनता के बीच करंट नहीं पैदा कर रहे हैं। है एक तबका जिसको ये चीजें पसंद हैं या ये इस पर वोट करता है, लेकिन उनकी तादाद कम होती जा रही। जो करंट और उत्साह इन मुद्दों के आने पे, औरंगजेब, बाबर, मुसलमान, पाकिस्तान,
जो स्पार्क पहले था वो स्पार्क नहीं है। इस बार जातियों में चुनाव बटा हुआ है, जातियां चुनाव लड़ रही, और जातियों में भी कौन लड़ रहा है? ओबीसी कम्युनिटी का चुनाव है। ओबीसी डोमिनेटेड इलेक्शन हो रहा है। आप किसी भी बेल्ट पे उठा के देख लें, मैं तो कहता हूं आंवले से ही शुरू करें, आंवला से उठा के आप संभल तक देख लें, हर सीट पर कमोबेश आपको ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट मतदाता, ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट मतदाता, और सबके वोट डिफाइंड है। ये यादव लैंड ही नहीं है, क्योंकि यादव फैमिली से यहां 3 हाई प्रोफाइल मुकाबले हैं, आदित्य यादव, बदायूं। हालांकि बदायूं में बहुत इंप्रेसिव वोटिंग पैटर्न नहीं है, 55-56% के आसपास की पोलिंग है। फिरोजाबाद जाएं, ठीक पोलिंग हुई है, हालांकि 3-4% कम है, लेकिन 59 के आसपास फिरोजाबाद पहुंच रहा है। मैनपुरी भी 57 से 58% के आसपास की पोलिंग है, और ये जो वो मैनपुरी है जिसने 68% की पोलिंग की थी, तो 8-9% मैनपुरी का घट रहा है, 3% फिरोजाबाद में घट रहा है, और 5 से 6% मैनपुरी में लॉस है। कंफर्टेबल कोई नहीं कह सकता कि हम इतने वोट से जीत लेंगे, या हमारी लहर है। मुकाबला हर जगह है। अगर मुकाबले से आगे कहीं की तस्वीर है तो बरेली और आगरा में, लेकिन बाकी 8 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव नहीं, जातियों के आधार पर चुनाव हो रहा है। और बहुत वक्त के बाद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि कोर इशूज उन इशूज पे भारी हैं जो चुनाव को उत्प्रेरक का काम करते थे। मुसलमान, पाकिस्तान, औरंगजेब, बाबर, इन पर जातियां हावी हैं और कोर इशूज हावी हैं। और आज एक तस्वीर आपने सुबह से बहुत देखी होगी, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी खासी तादाद में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार भी किया, गांवों में विशेष तौर पर। क्यों किया? वो किसी को हराना या जिताना नहीं चाहते थे। उनका प्राइमरी इशू है कि उनके गांव की सड़क नहीं बनी। वो आज भी कच्ची सड़कों पे चलते हैं। उनके गांव में बिजली नहीं है, उनके गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके गांव में सुविधाएं नहीं है। उनका सांसद विधायक उनसे झूठ बोलता रहा। तमाम तस्वीरें आपने टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया पर देखी होंगी जहां से ये तस्वीरें वायरल हुई। गांव के गांव ने बहिष्कार किया। बहन भाइयों, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे मतदाता चुनाव की प्रक्रिया से अलग कर रहे हैं खुद को, इसका मतलब उनमें एक्सट्रीम एंगर है, दुख है, असंतोष है। किस बात का? कि उनके गांव की सड़क नहीं बनाई है, बननी चाहिए, और इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करना चाहिए। तो इन 10 सीटों पर क्या हुआ, आज चर्चा इस विषय पे करेंगे। कुछ स्टेटमेंट सुने, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस का व्यवहार और प्रशासन का व्यवहार है वो ठीक नहीं है। ये फेस भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देगा। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही, देखिए पुलिस क्या कर रही है। पुलिस कहाँ की तस्वीर है? ये संभल की है, और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आए, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला करें और वोट डालें। और बहनों और भाइयों, आज तीसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। तीसरे चरण में 94 सीटों पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। यानी आज के बाद आधा चुनाव संपन्न हो चुका होगा। आधा चुनाव संपन्न होने का मतलब जो दुनिया देश की आवाज है, फिर एक बार 400 पार। पर्चा छेड़ करके पुलिस अधिकारियों ने बदायूं से लेकर के यहाँ मैनपुरी और खासकर हमारे जसवंत नगर में परसेंटेज वोट बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये 40% जैसे हुआ, तो इतनी क्रूरता के साथ उन्होंने यहाँ पर जो वोट एजेंट हैं, अभी सैपई थाने में देख आइएगा, वहाँ वोट डालने जा रहे थे लोग, उन्हीं को पकड़ के बैठा लिया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग घरों से निकल करके बूथ तक जा रहे हैं, और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सभी 10 की 10 तीसरे चरण की सीटों पर आ रही है। और लोगों का मानना है कि मोदी जी की लहर चल रही है, और सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और
अवनीश पांडे जी, जाने माने पत्रकार, मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, जैसी लहर आप बता रहे थे सर, वैसी लहर तो दिखी नहीं। 57% पे पोलिंग रह गई। अब 57% तो स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो लहर है, लेकिन विपक्ष इतना उदासीन हो गया है, पूरी तरह से चुनाव हारा हुआ महसूस कर रहा है। मैंने तो आज सुबह सुबह ही देखा, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने सुबह शुरुआत होते ही यह ट्वीट करना शुरू कर दिया कि पुलिस हमको परेशान कर रही है, पोलिंग एजेंट्स हमको परेशान कर रहे हैं, हमको वहां मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। यह सुबह से ही रोना शुरू कर दिया ताकि कैसे पेशबंदी की जा सके, और उन सीटों पर जिन सीटों पर इनकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा फंसी हुई है, वो फिरोजाबाद हो, वो बदायूं हो, वो मैनपुरी हो। करहल में कह रहे हैं कि करहल में हमको वोट करने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडाई कर रहे हैं। जबकि सच बात यह है कि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पैक्सफेड के चेयरमैन प्रेम सिंह साके को और हमारे अनुसूचित मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष की गाड़ी को टारगेट करके तोड़ने का प्रयास किया गया है, उस पर पथराव किया गया है। यह हताशा दिखा रही थी कि वो आज चुनाव में डरे हुए थे, उनका वोटर आज निकला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर हमारे बूथ से, जितने बूथ की समिति है, बूथ अध्यक्ष है, हमारे पन्ना प्रमुख है, सबने परिश्रम किया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्टेट की जो हमारी मशीनरी थी, हमारी कार्य समिति की पूरी कार्य समिति जिस तरह से लगी हुई थी, उसके कारण से आज बहुत अच्छा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। आपने मेंशन किया कि उनका वोटर यानी विपक्ष का वोटर निकला नहीं, किस डर से नहीं निकला सर? नहीं, डर से वो जानते हैं कि भाई चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है, 400 पार तो हो ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर जीतने जा रही है। ऐसी अवस्था में वोट देने से क्या फायदा है? हमारे वोट देने से समाजवादी पार्टी जीत तो रही नहीं है, और इनके नेताओं में निराशा है। इनके नेता नहीं इस बात की अपील कर पा रहे थे कि चल करके अपील करें कि निकल करके वोट करिए। इनके नेताओं ने सुबह से इस बात के लिए रोना शुरू कर दिया कि हमारे वोटर निकला नहीं। ज्यादा डंडा चला दिया क्या सर? नहीं, अक्षय यादव तो धरने पर बैठ करके स्वांग रच रहे थे। प्रत्याशी को वोट मांगने के लिए अपील करनी चाहिए थी। उस दिन भी लगातार अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए कि जाकर जल्दी से ज्यादा गांव से वोट निकालिए। वो धरना देने का काम कर रहे थे ताकि कैसे बाद में जब चुनाव परिणाम प्रतिकूल आएगा तो हम बताएंगे कि देखिए हम तो उस दिन ही रो रहे थे कि हमारे यहां मतदान ठीक नहीं हुआ है, वो पानी डाल दिया और क्या डाल दिया। अरे भाई, पानी डाल देने से बूथ की पर्ची से मतदान ईवीएम का क्या सरोकार है? लेकिन तरह तरह के तर्क गढ़ने का काम समाजवादी पार्टी ने सुबह से ही शुरू कर दिया था। यह हताशा है, यह निराशा है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में पूरी तरह से शून्य दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहीं एक कार्यकर्ता, कहीं झंडा बैनर लिए, कहीं बस्ता लगाए, कहीं बूथ पर कार्यकर्ता निकालते हुए उनका दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से साइलेंट हो गई है। बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत खो चुकी है। समाजवादी पार्टी जिसको लड़ना था वो अपने गढ़ में ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 3 सीटें ऐसी हैं जो परिवार वाली है। इन परिवार वाली सीटों में हालत खराब हो गई है। मैनपुरी में याद करिए, जब बाई इलेक्शन हुआ था तो कैसे अखिलेश यादव जी घर घर वोट मांगने गए थे अपनी पत्नी डिंपल यादव जी के लिए, और इस बार तो वो स्वयं फंसी है थोड़ी अभी। नहीं, 10 में 8 नहीं, 10 में 10 ना 10 में 10 10 में 10। और ये मेरे शब्दों को आप रिकॉर्ड पर रखिएगा। आप परिणाम के बाद बात करिएगा। परिणाम के बाद, अब देखिए, परिणाम के बाद बात करेंगे हम, परिणाम के बाद बात करेंगे। 10 में 10 अब तक जितनी सीटें, अब तक 8 सीटें, पहले 2 चरणों में 16 सीटें और आज की 10 सीटें, ये 26 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 सीटें जीत रही है। एक भी छोड़ने को तैयार नहीं हो। बड़े कंजूस हो भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज मैं फखरुल हसन चांद को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। चांद जी, स्वागत आपका। छोटी सी बात हाँ, कह लीजिए, बोलिए। देखिए, आज का चुनाव 93 सीटों पर हुआ है, जिसमें सारी वीआईपी सीट्स थी। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वोट डाला है, गृह मंत्री जी ने वोट डाला है। आज बहुत उत्साह का दिन था भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज मध्य प्रदेश की सीटों पर चुनाव हुआ है, गुजरात की सीटों पर चुनाव हुआ है। जी, धन्यवाद। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को लिया जाएगा। फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बताइए, ये तो आपके हाईकमांड के घर में चुनाव हो रहा था, वोटिंग तो कोई ऐसी बहुत आकर्षक नहीं हुई, और आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है सर? देखिए, हम तो भारत समाचार को बधाई देंगे और आपके बहादुर पत्रकार सीमाप नकवी को बधाई देंगे, जिन्होंने बीएलओ से पर्ची छीन के भागने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को दौड़ा के उनके माइक तक लगा दिया कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये मेरा जवाब है राकेश त्रिपाठी को, जो ये कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं। हम हार नहीं रहे हैं, हम आपकी हताशा दिखा रहे हैं, हम आपकी निराशा दिखा रहे हैं। आदरणीय शिवपाल यादव जी को किसने रोक लिया? कहाँ जा रहे थे वो, क्यों रोका गया उनको? तो आप चाहे रोको, चाहे आप बीएलओ से पर्चियां छीन लो, चाहे आप मतदाताओं को रोको, लेकिन समाजवादी पार्टी और जनता वो जब मन बना लेती है तो वो डरती नहीं है, किसी सत्ता से नहीं डरती है। ये वो देश है जो गांधी जी का है, जो लोहिया जी का है,
जो अंबेडकर जी का है। इस देश के लोगों ने अंग्रेजों को भी भगाया था, अंग्रेजों के आगे भी घुटने नहीं टेके थे। और मित्र, मैं आपसे कैसा चुनाव हुआ सर, ये बताओ। आरोप प्रत्यारोप तो बाद में, आप कंफर्टेबल हैं? सिर्फ 57% की पोलिंग मैनपुरी में कम पोल हुआ। ये आरोप नहीं है हमारा, मैं आरोप नहीं है, ये तो मैंने आपके चैनल पे लाइव देखा है। मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ। अगर आरोप तब होता जब समाजवादी पार्टी पर्दे के पीछे से आरोप लगाती। ये तो मैंने आपके चैनल पे लाइव देखा है। हाँ बिल्कुल, हमने तो चलाया सर, दिखाया। तो मैं तो कह रहा हूं, तो ये आरोप थोड़ी हुआ। आरोप तो तब होता जब हम लगाते और हमारे पास कोई सबूत ना होता। मैनपुरी में भी आपके लोगों ने इनके अध्यक्ष की गाड़ी उड़ी तोड़ डाली, वो भी है विषय। ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ नहीं किया। नहीं ब्रजेश जी, जहां मौका मिला आपने भी फिट किया है, ऐसा थोड़ी है। देखिए तो प्रशासन का इस्तेमाल किसने किया, मशीनरी का इस्तेमाल किसने किया, किसने मतदाताओं को डराने का काम किया। और जो मित्र हमारे कह रहे हैं कि वो 10 की 10 जीतने जा रही है, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो अच्छा, मैं काफी डेटा लेके आया हूं ग्राउंड से। हमारे जो रिपोर्टर, हमारे तहसील स्तर के पत्रकार, जो भी हमारे लोग मौजूद हैं, सबसे हमने फीडबैक लिया। वोटिंग परसेंटेज विशेष तौर पर, दुबे जी फोन बंद कर लीजिए, 8% के आसपास मैनपुरी में डिक्लाइन हो रहा है, 5% के आसपास फिरोजाबाद में कम हुआ है, मैनपुरी में भी, वहाँ बदायूं में भी कम हुआ है। ये जो आप जैसे संभल है, वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। ये तो जो आपके मजबूत किले थे ना, वहाँ वोटिंग कम हुआ है। ये टेंशन उसी बात की है क्या? फिर भी हम जीतेंगे, फिर भी हम लाखों वोटों से जीतेंगे। और अपनी जो मैनपुरी की हमारी जीत थी 3 लाख के ऊपर की, वो 4 लाख और 5 लाख के ऊपर थी। बदायूं में आपने चाहे कुछ भी किया हो, वो जीत हमारी बड़ी होगी। 10 की 10 लोकसभा सीटें जो आज जिन पे चुनाव हुआ है, उन पे मतदाताओं ने 9 कर लो। आप तो 9 पे ही लड़ रहे हो, 10 में 9 लड़ रहे हो, जीतोगे 10। नहीं, क्यों 9 पे लड़ रहे हैं? क्यों 9 पे लड़ रहे हैं? तो क्या सीकरी वाली तो पंजा लड़ा है ना? नहीं, उससे क्या होता है, वो हमारे गठबंधन की सीट, हम 10 की 10 जीतेंगे, 9 क्यों जीतेंगे? ठीक है, तो हम उन्हीं को बुला लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। भाई सीकरी में कैसा रहा प्रदीप जी चुनाव? लड़ पाए या जैसे राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि खत्म हो गए एकदम? शानदार चुनाव रहा। सीकरी की बात करें, शानदार चुनाव रहा और चुनाव जीतने जा रहे हैं। और देखिए, इतना इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतने जा रहा है, ये इनकी हताशा बता रही है। आप संभल की स्थिति देख लीजिए, जिस तरीके से पुलिस को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना करके इन्होंने लाठियां चलाई हैं, ये इनकी हताशा और निराशा बोल रहे, बौखलाहट बोल रहे। और आप संभल से लेकर अमेठी तक देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को या की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, हमारे कार्यालय में घुसा जा रहा है। और इतना ही सोशल मीडिया की जो हमारी टीम है, उन्हें गिरफ्तार करके डिटेन किया जा रहा है, उनको घरों से डिटेन किया जा रहा है। ये सब इनकी हताशा बोल रही है। और आज उदासीनता, जब मत प्रतिशत का गिरना, यानी कि सत्ता पक्ष पे विश्वास करने वो साथी जिन्हें विश्वास था। जहां आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है ना प्रदीप जी, वहां ऑलमोस्ट मुझे लगता है 4 से 5% का वोट कम पड़ा है। मुझे सीकरी में ज्यादा वोट पड़ा था, और इस बार मुझे लगता है कि 57.8% के आसपास, चलो मैं 58 मान लेता हूँ, 58% ही वोट पड़ा है। निश्चित तौर पर भी जी, यही बात मैं कह रहा था कि जब मतदान प्रतिशत कम होता है, तो निश्चित तौर पर सरकार के प्रति जो विश्वास पिछली बार मतदाताओं ने दिखाया, और वो सरकार विश्वास पर खरी नहीं उतरती, तो वो मतदाता उदासीन होता है। विपक्ष का मतदाता जिसको सरकार हटाना होता है, वो पूरी सक्रियता के साथ आगे बढ़ता है। उदासीनता केवल उस मतदाता पे होती है जिसने मोदी जी पर विश्वास किया था, जिसने 20 करोड़ रोजगार पर विश्वास किया था, जिसने महिला सुरक्षा पर विश्वास किया था, जिसने किसानों की आय दुगनी करने पर विश्वास किया था। उन्हें हताशा और निराशा हाथ लगी। आप कह रहे थे कि ये डंडा चला रहे थे, जाति की, इसलिए लोग नहीं निकले। निश्चित, अब आप स्वयं कह रहे हो कि उदासीन थे। नहीं, हमने कहा इनकी हताशा वाली बात को सही माने। नहीं ब्रजेश जी, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था इनकी हताशा और निराशा और बौखलाहट है कि अब जो विपक्ष के मतदाता उन पर लाठियां चला रहे हैं, उन्हें बूथ से भगा रहे हैं, और यही ने कार्यालयों पे सीधे सीधे हमले करा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पुलिस कार्यकर्ता बनकर नजर आ रही है, उनके साथ मुख्य दर्शक या तो बनी खड़ी देख रही है, या विपक्ष के मतदाताओं पर लाठी। आपने मार खा गए? हम लड़ कर आए हैं, निश्चित तौर पर लड़े हैं। अब अमेठी का उदाहरण देख लीजिए, आप किस तरीके से अमेठी चुनाव आएगा तो बात करेंगे। अमेठी का उदाहरण देख लीजिए, और यहाँ भी संभल में आप लाठी चलाते रहे और हम लड़ते रहे। पूरी 10 सीटों पे तो अकेले समाजवादी पार्टी ही फाइट कर रही थी, आपने तो कोई मदद पूरी ईमानदारी के साथ आपकी मदद की। बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और ये चुनाव देश की आवाम लड़ रही है, देश का नौजवान, किसान और महिला सुरक्षा पे बात करने वाली वो महिलाएं लड़ रही हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है। 57% में कितना अपने लिए सोच रहे हैं? 10 में कितनी सीटें? 10 में 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, पर एक पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का सफाया होने जा रहा है। जी, आप परिणाम देख लीजिएगा। ऑलरेडी कोई ऐसा भी बहुत पुअर वोटिंग परसेंटेज नहीं है कि आप इतना बड़ा क्लेम करें।
मैं अनिल दुबे को इनवाइट करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं, राकेश त्रिपाठी के दोस्त हैं। दुबे जी आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसा रहा चुनाव इस बार का? इस बार तो बड़ा डंडा उंडा चला, नहीं डंडा, ये क्या किया आपने? नहीं डंडा कहाँ चला, डंडा वंडा कहीं नहीं चला। चुनाव हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो पुलिस थोड़ा बहुत तो करेगी ही, लेकिन जो है जो गठबंधन का जो 2 चरण हुए थे, तीसरा चरण भी उसी तरह रहा। तीसरे चरण में भी एनडीए गठबंधन भारी रहा है और एनडीए गठबंधन भारी रहा। और आप जो फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं, फतेहपुर बिना सीकरी पूछे ये बोलने लगे। नहीं, अभी पूछा भी नहीं मैंने। नहीं आपने उससे पूछा, शुरू हो गए। आप इसके पहले फतेहपुर सीकरी ही बार बार जिक्र कर रहे थे इसके पहले। अच्छा, मैं दर्शकों से कसम खिलाओ, मैं पूछा कुछ नहीं, क्योंकि ये लड़ रहे थे एक पार्टी पे। अब आपका कुछ फंसा है सीकरी में, मैं नहीं जानता। नहीं कुछ तो फंसा है। नहीं, फतेहपुर सीकरी आप देख लीजिएगा। फतेहपुर सीकरी क्या है वहां पे? एनडीए गठबंधन ही जीतने जा रहा है। फतेहपुर सीकरी, हाथरस और आगरा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की सीटें हैं। यहाँ पर ये तीनों की तीनों में तो यही गारंटी दे रहा हूं कि तीनों सीटें एनडीए जीतेगा। बाकी सीटें राकेश त्रिपाठी बता ही चुके हैं क्यों जीत रहे हैं। मैं जो हम लोगों ने जो है वहां पर मतलब काम किया, आप जितवा दोगे? नहीं, फतेहपुर सीकरी जितवा नहीं देंगे, जीत गए। फतेहपुर सीकरी भी जीत गए और आगरा भी जीते, हाथरस भी जीते। 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल भी वहां प्राणपण से लगा रहा। वहां पर हमारे भी कार्यकर्ता लगे रहे, इसलिए हमारे पास फीडबैक है। अरे आपका क्या है वहां दुबे जी? नहीं, ऐसे हमारा जोर जोर बोल नहीं, हमारा तो पूरे उत्तर प्रदेश में है। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में किसान रहता है और किसानों ने एनडीए को लड़ाने का काम किया। एनडीए को जिताने के लिए पूरे मनोवेग से लगे रहे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। अच्छा, इन 3 सीट पे जो डंडे चले वो भी आपके खाते में लिखूं? नहीं, या बीजेपी खाते में? वो तो भारतीय जनता पार्टी बता ही रही है कहां पे उनको ज्यादा अच्छा जो फीडबैक होगा। हम 3 सीटों पे हमारे लोग थे, उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि हम भैया तीनों सीटें जीत के आ रहे हैं। कैसे? आप तो वहाँ पोलिंग परसेंटेज कोई ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं, वो पोलिंग परसेंटेज जो भी है वो हमारे पक्ष में है। कैसे? और ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, इनको ये आत्मविश्वास वहाँ तो बता रहे हैं कि फौजी बाबा का चढ़ा है चुनाव। नहीं, कहीं कोई नहीं चुनाव चढ़ा रहा। वहां पे तो एनडीए का उम्मीदवार राजकुमार चाहर वो चुनाव जीत चुका है। राजकुमार चाहर चुनाव वहां जीत गए, वहां पे कोई लड़ाई नहीं हुई है। वो जो भी है वो अपना आत्मविश्वास आज तक दिखाते रहे। इतना उद्वेलित है, बिना पूछे आदमी जवाब दे तो मतलब समझ लो उसकी कोई गोट फंसी है। नहीं, कहीं दुबे जी का कुछ फंसा है वहाँ। मैंने आपने शुरू ही वहीं से किया ब्रजेश जी, आपने शुरू ही वहीं से किया। आपने डिबेट ही फतेहपुर सीकरी से ओपन की। अच्छा, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ठीक बात है, अवनीश पांडे को बुला लेते हैं, वो ज्यादा बेटर टार्च डालेंगे जो आप लोग बोल रहे हैं। पांडे जी आपका स्वागत। आप बताइए इन 10 सीटों पर कैसा रहा सर चुनाव? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि इस चुनाव में ना कहीं लहर दिखी ना कहर दिखा। जिस तरीके की मैजिक के दावे किए जा रहे थे वो इस चुनाव में कहीं देखने को नहीं मिला। हम लोग जब पिछले चुनाव में निकलते थे देखते थे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। शाम को 6 बजे के बाद भी लोग लाइनों में कतारों में लगे हुए हैं। इस बार 5 बजते बजते जो है पूरा कर्नाटक हो गया बूथों पे और इसी का परिणाम है कि बूथ परसेंटेज घट गया। बरेली की बात करें तो बरेली में अभी जो आंकड़े हैं 58% है, जबकि लास्ट टाइम 2019 में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था। तो ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इस मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं दिखा है। जबकि बरेली की अगर हम मंडल की ही बात करें तो बरेली, आंवला और बदायूं प्रधानमंत्री जी ने जनसभाएं की हैं, यहाँ रोड शो किया है। मुख्यमंत्री जी ने 6 जनसभाएं और रोड शो किए हैं इस क्षेत्र में, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाताओं में उस तरीके का उत्साह देखने को नहीं मिला। बरेली में लोकसभा की बात करें तो बसपा जो है मैदान से आउट हो गई। बसपा ने का नामांकन ही खारिज हो गया बरेली में। तो सीधी टक्कर जो थी वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी में और भाजपा में थी। माहौल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में बेहतर था, लेकिन ये लोग उस पक्ष को उस माहौल को कैच नहीं कर पाए और जो नाराजगी थी कुर्मी वोटों की, जो हमारे यहाँ के 8 बार के सांसद हैं संतोष गंगवार, उनका टिकट कट गया था और ये माना जा रहा था कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लेकिन अच्छा, कुछ लोग मुझे बता रहे थे बरेली के जर्नलिस्ट की जो बड़े खास लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों ने वोट न देने का विकल्प गंगवार के करीबी लोगों ने चुना। इज इट ट्रू? ये सही है? बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोगों ने जो है वो विकल्प, इसीलिए बरेली में कम वोट पड़े। हाँ, बरेली में कम वोट पड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन का नुकसान ये हो गया कि इंडिया गठबंधन के अपने जो नेता थे ये उन्हें ही नहीं रोक पाए। सपा के एक जिलाध्यक्ष उन्होंने, जिला उपाध्यक्ष हैं हैदर, उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी की जनसभा के सामने ही वो धरने पर बैठ गए
और उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाके प्रचार प्रसार किया और ये आरोप लगाया कि सपा ने तो अपने मंच पे मुस्लिम नेताओं का फोटो नहीं लगाया, आजम खां का फोटो नहीं लगाया। सपा जो है अच्छा, ये जो विरोधी 3 हो रही सीटें है। आपने बताई, बरेली, आंवला जी। और बदायूं, ये तो कंप्लीट मैं देखता हूं कि ओबीसी वर्सेज ओबीसी चुनाव रहा है। बिल्कुल, ये कंप्लीट सीटें जो है वही हैं, क्योंकि अगर बरेली में हम देखें तो छत्रपाल सिंह हैं जो गंगवार जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और अपोजिट में इंडिया गठबंधन के प्रवीण सिंह एरन है। तो एरन को समाजवादी पार्टी ने उतारा कि क्योंकि बरेली एक ऐसी सीट है इनकी जहां यादव वोट कम है, इनका परंपरागत मुस्लिम वोट है, इसी वजह से ये बरेली लोकसभा सीट जो है कभी भी तो सपा जीत नहीं पाई है यहाँ। ये नीरज मौर्य और धर्मेंद्र कश्यप का मुकाबला कैसा हुआ आंवले में? हाँ, नीरज मौर्य धर्मेंद्र कश्यप का मुकाबला काफी दिलचस्प है और ये सीट फाइट में है। जैसा कि आपने पहले कहा कि विकास और जो राष्ट्रीय चीजों के जो मुद्दे थे वो गौड़ हो गए, चुनाव जो है जाति पे आ गया, तो आंवला में वही देखने को मिला। आंवला में धर्मेंद्र कश्यप तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं यहाँ, और नीरज मौर्य हैदराबाद से रहे प्रत्याशी हैं। यादव और जो परंपरा वोट बैंक है आंवला में, लेकिन यादव के बराबर ही मौर्य वोट बैंक है। जिस मौर्य क्या नीरज मौर्य के साथ मौर्य कम्युनिटी गई या नहीं गई? नीरज मौर्य ने सेंधमारी की काफी कोशिश की है और जातिगत कुछ वोट गए हैं, लेकिन पूरा वोट ट्रांसफर करने में वो फेल रहे, वो नाकाम रहे, पूरा वोट नहीं आया। बरेली में कुर्मियों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? वो किधर गए? बटे बरेली में, और या तो फिर एक तरफा गए? नहीं, बरेली में एक तरफा ही गए। बरेली में 2-4 कुछ अगर छोड़ दिया जाए 1-2% को छोड़ के, तो बरेली में तो बरेली की कुर्मियों ने गंगवार का ही विकल्प को ज्यादा बेहतर समझा, ज्यादा बेहतर सुना। अभी हाल ही 3 दिन पहले, वोटिंग से 3 दिन पहले कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने, लेकिन अब क्विक अपडेट मुझे जरा बदायूं पे बताइए। वहां थोड़ा पोलिंग भी कम हुई और वहां से बड़ी वायलेंस की भी विजुअल मिले, मारपीट के भी विजुअल मिले, पुलिस के डंडे के भी विजुअल बहुत मिले। हमारे रिपोर्टरों ने ऑन कैमरा पकड़ा कई इंस्पेक्टरों को। तो क्या रहा बदायूं की, क्या वोटिंग पैटर्न जो देख के लगा आपको, क्या एनालिसिस है आपका? बदायूं में बड़ा दिलचस्प जो है मुकाबला देखने को मिला। एक तो सपा के लिए वो वीवीआईपी सीट है, तो भाजपा के लिए भी है, क्योंकि भाजपा के जो ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह साक्य, वो बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं और सपा से आदित्य यादव है। ये परंपरागत सीट सपा की ही रही है। अगर आप देखें विजय जी, तो 91 में यहाँ से स्वामी चिन्मयानंद चुनाव जीते थे। उस समय राम लहर थी, तमाम चीजें थी, उसके बाद भी वो केवल 11,000 वोटों जीते थे। उसके बाद से लगातार ये सपा का गढ़ रहा है। अगर 2019 के चुनाव में हम देखें तो 2019 का चुनाव इसलिए भाजपा ने इस सीट को जीत लिया था कि एक तो उस समय शिवपाल सिंह यादव इनके साथ नहीं थे, उनकी अपनी अलग पार्टी थी। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा चेहरा था, मंत्री थे। तो धर्मेंद्र यादव भी छोटे चेहरे नहीं थे, वो भी बड़ा नाम है। नहीं, वो बड़ा नाम थे, लेकिन क्या है कि उस समय यादवों में फूट पड़ी थी और जो विधायक और जो थे उनमें आपस में काफी जो है विरोध था। अब एकता हो गई इन लोगों में? वो इस बार भी था, लेकिन जब शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हैं तो सलीम शेरवानी हुए, आबिद अली हुए, इन लोगों ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे, सेकंड राउंड में फिर ओपिनियन लेंगे। बदायूं में पोलिंग कम हुई है, तकरीबन 55% हुई है। हाँ, बदायूं में पोलिंग कम हुई, तो इसका एक तो यही देखने में लग रहा है कि वोटरों में उत्साह नहीं था। दूसरा, कहीं कहीं देखा है कि पुलिस भी कुछ वोटरों को उस करीब से दौड़ाती नजर आ रही है। तो पांडे जी हमारे साथ बने रहिएगा। मैं बीरेन जी को भी इन्वाइट करता हूँ, इस डिबेट में आ गए मेरे साथ। बीरेन जी, 10 सीटों का क्या फीडबैक रहा? आज तो सुबह से आप अपने रिपोर्टरों के संपर्क थे लगातार, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? पोलिंग कैसी हुई? किसी का लहर कहर कुछ है? माहौल किसका है? क्या महसूस किया आपने? जनता के बीच क्या चल रहा है? और इस बार थोड़ा डंडा और लाठी भी दिखा? बिल्कुल, इस बार चुनाव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो प्रचार उतना तेज नहीं जितना पहले गली गली में शोर होता था। अब गर्मी भी पड़ रही है और लोग वोट डालने कम निकलते हैं। ऐसा क्यों है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। शहरी क्षेत्रों में माना जाता है कि लोग नौकरी पेशा वाले छुट्टी का फ़ायदा उठाकर घर में पड़े रहते हैं, लेकिन देहात में लोग वोट डालने निकलते थे। परसेंटेज अभी करीब 60 के अंदर है, लेकिन ये 60 तक पहुंच जाएगा 1-2 घंटे में, अभी जो फाइनल फिगर आएगी। ये चुनाव यादव बेल्ट और कुछ मुस्लिम इलाकों में, पश्चिम से जुड़े हुए इलाकों में चुनाव था। भाजपा 8 लोकसभा सीटों पर रही है। बीजेपी ने इस बार इस चुनाव को विकास के बजाय राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और इन सब मुद्दों पर काफ़ी ज़्यादा केंद्रित किया है। उसके बावजूद
देखिए चुनाव में वो गर्मी पैदा नहीं हो पाई है। ये 10 सीटों में से बीजेपी अपनी 8 सीटें फिर से क्या बरकरार रख पाएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच सीधी हुई है। यहाँ पर कोई तीसरा घटक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जो मुलायम सिंह के प्रभाव का इलाका है, उनके परिवार के लोग, डिम्पल यादव, अक्षय, आदित्य, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके भविष्य कैसा होगा। अब चूंकि मुलायम सिंह का जब निधन हुआ था तब 2,88,000 के करीब वोटों से डिम्पल जीती थी। ये आम चुनाव है, इस चुनाव का रिजल्ट कैसा होगा, वो अपनी जीत की परसेंट को बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन वहाँ मुलायम के गढ़ को चुनौती बीजेपी ने कायदे से दी है। वहाँ प्रधानमंत्री भी गए, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी गए, सब लोग गए। लेकिन ब्रजेश जी, ये चुनाव कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आया जो ये दर्शाता है कि जहाँ पर पहले मतपेटियाँ लूटी जाती थी, जहाँ पर लोग पहले फर्जी मतदान करते थे, वहाँ लाठी चार्ज होता था। अब जहाँ लंबी लाइन लग जाती है वहाँ लाठी चार्ज होने लगता है। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य है। तो पहले प्रशासन इस व्यवस्था में रहता था कि लोग अधिक से अधिक वोट डालें, और जब अधिक वोट डालने वाले आ रहे हैं तो वहाँ पिटाई शुरू हो जा रही है। ये अपने आप में अजीब सी व्यवस्था है। और सेंट्रल यूपी में आज ये देखा, अभी पहले 2 चरणों में इतना नहीं था, रामपुर में भी हुआ, मुरादाबाद में भी हुआ, लेकिन इस बार पुलिस का प्रभाव ज़्यादा रहा। तो क्या अब चुनाव में पुलिस के ही इफेक्ट ज़्यादा रहता है? पुलिस चुनाव को प्रभावित करने लगी है, वो निर्णायक की भूमिका में आ गई है। बाकी और संस्थाएं सिर्फ तमाशबीन हैं। बीएलओ से पर्ची उर्ची छीनने की घटनाएं बहुत कम होती थीं। ये तो इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में ये सब देखने को मिला है। तो लाठीचार्ज तो जो अपराधियों पर और बूथ लुटेरों पर होता था। तो ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कहती हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो लोकतंत्र का पौधा लगाया था, वो पौधा पेड़ बन गया, लेकिन क्या उस पेड़ को अब जर्जर करने की स्थिति है इन व्यवस्थाओं से? अब उस पेड़ पर जब सब कुछ सकुशल है तो फिर ये पुराना नाटक खेलने की क्या ज़रूरत है, जब नए किरदार है, नए चेहरे हैं, 75-80 साल बीत गया है। अच्छा, फील्ड से किस तरह का साउंड आ रहा है? लहर का है, कहर का है, या फिर मतदाता इस बार खुल नहीं रहा? ब्रजेश जी, जब इस देश में चुनाव की नौबत आती है तो विकास की बात होती है, लेकिन जितने, चाहे भाजपा है, चाहे विपक्ष है, एनडीए, सपा, कांग्रेस, ये लोग रैली जब करते हैं तो मंच से कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई ओबीसी पिछड़े की बात कर रहा है, कोई संविधान और आरक्षण की बात कर रहा है, कोई ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। तो समस्या इस बात की है, प्रश्न इस बात का है कि आखिर चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाना था कि गरीबी के मुद्दे पर लड़ा जाना था कि तमाम और समाज की समस्याओं पर लड़ा जाना था? ये खाली हिंदू मुस्लिम और इस पर चला गया ये चुनाव। ये तो अपने आप में बड़ी जनमानस का, देखिए, मिजाज भी आप समझिए कि वो मूल मुद्दों के बजाय धार्मिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा वोट कर रहा है। और वोट कम पड़ना ये दर्शाता है कि लोग उदासीन क्यों हैं, या तो वोटर लिस्ट के लफड़ेबाजी से, या जो मुस्लिम बाहुल इलाकों में सख्ती से, या लोगों को खाली चुनाव के नाम पर छुट्टी के दिन आराम करना है, पता नहीं क्या है जी। एक तो कार्यकर्ता तब वोट डलवाते थे जब गाड़ी, पानी और सब व्यवस्था होती थी, खर्चा खुराकी का में इंतजाम रहता था, गाड़ी लगती थी, बस लगती थी। अब वो ज़माने रहे नहीं। कार्यकर्ताओं ने भी ढिलाई बरती है, जिसकी वजह से वोट परसेंट गिरा है। लेकिन ये चीजें दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं ने ढिलाई की या एक तरफ की? देखिए, सत्ताधारी दल के लिए कार्यकर्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो संसाधन उपलब्ध करा सकता है, वोट डलवा सकता है। तो बीजेपी वोट डलवाने में कमज़ोर साबित हो रही।
विपक्ष का के साधन देते हैं। उनके कार्यकर्ता बस्ता लगा लिए, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहाँ से गाड़ी और जीप और कार करेंगे? विपक्ष वाली तो विपक्ष के लिए तो हमेशा जनता ही लड़ी है, वोट डाली है। तो बीजेपी देखे कि वोट क्यों कम निकलवा पा रही है। वैसे ब्रजेश जी, लोकतंत्र में तमाम हर बार तस्वीरें आती हैं, लेकिन यह कि मतदान अधिक हो जिसकी सबकी कोशिश है। अब पता नहीं क्यों ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि आंधियों को इजाजत दिए जा रहे हैं और चिरागों से कहते हो सलामत रहो, और आग में घी की आमद बढ़ी जा रही है और कह रहे हो कि बस्तियों सलामत रहो, और दे रहे हैं जहर दाम जर भर, कह रहे हैं जिंदगी सलामत रहो, और भर के बैर नफरत दिल की दहलीज पे और कह रहे हो कि आदमी सलामत रहो। वाह बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने पॉलिटिकल फीडबैक, इनपुट और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, हम आज चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की। संभल से लेकर बरेली तक का ये जो पश्चिम से लेकर रुहेलखंड का एरिया है, यहाँ की 10 सीटों पर आज मतदान हुआ है। औसतन 57% हुआ है, लेकिन अभी कंप्रेहेंसिव डेटा चुनाव आयोग का आएगा रात तक या कल तक या जब भी वो दें। अमूमन इसी 58% या इसी के 60 के अंदर ही रहने की पूरी उम्मीद है कि रहा है। अमूमन ये अपेक्षा से कम मतदान हुआ है, क्योंकि इस इलाके में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज़्यादा मतदान होगा। कम मतदान किसका नुकसान, इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, आप तो कहते थे कि आपने पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, मंडल केंद्र बहुत बनाए हैं। आप लोग 30-30 मतदाताओं पे एक वर्कर लगाए थे। फिर क्या कारण है कि आधे से करीब वोट नहीं पड़े? ये आप लोगों के सिस्टम में, संगठन के विचारणीय प्रश्न नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, जब भी वोट परसेंटेज ज्यादा होता है तो सैद्धांतिक तौर पर सभी राजनीति की समझ रखने वाले लोग मानते हैं कि ये सत्ता के विरोध में लोग आक्रोश में घर से बाहर निकले हैं और प्रचंड इसलिए मतदान हुआ है। जब भी मतदान कम होता है तो ये माना जाता है कि लोग यथास्थिति बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इसमें हमारे वोट डालने ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें जो सत्ता को चाहते हैं वो भी और जो सत्ता को नहीं चाहते हैं वो भी दोनों ही शिथिल पड़ जाते हैं ऐसी अवस्था में। और भारतीय जनता पार्टी कमोबेश इसी प्रकार की स्थिति को आज देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष का वोट तो निकला है, लेकिन विपक्ष का वोट आज शिथिलता महसूस कर रहा है। और मैं 5 सीटें आज की महत्वपूर्ण देख रहा हूं। इन 5 सीटों में 3 सीटें जो समाजवादी पार्टी के लिहाज से, 3 सीटें जो परिवार की है उन परिवार की सीटों के लिहाज से, और 1 सीट जहां जियाउर इनके सफीकुर रहमान बर्क के पुत्र जहां लड़े चुनाव संभल में, जो इनकी विनिंग सीट थी, पिछली बार जीते थे, और दूसरी 1 सीट जहां इनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े हैं नरेश उत्तम पटेल। इन 5 सीटों पर ही सबसे ज्यादा संघर्ष करने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है और इन्हीं सीटों से आज आपको तमाम प्रकार की सूचनाएं मिली है। आज सुबह मैंने संभल में भी देखा कि वहां प्रत्याशी शिकायत कर रहे थे, और इन 3 सीटों पर, बाकी सीटों पर तो पहले ही पराजय स्वीकार कर ली थी, वहां के प्रत्याशी लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ, आज मैनपुरी में जयवीर सिंह जी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि डिंपल यादव जी को जो परिणाम कन्नौज में देखने को मिला था वही परिणाम इस बार मैनपुरी में देखने को मिलेगा। 2019 का लोकसभा चुनाव याद करिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती जी अपील करने गई थी मुलायम सिंह यादव जी के लिए, और डिंपल यादव जी ने सार्वजनिक तौर पर मंच पर पैर छुए थे कि कैसे दलित वोट उनके पक्ष में आ जाए। लेकिन इस बार दलित वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। बाई इलेक्शन इन्होंने सहानुभूति की लहर पर सवार होकर के जरूर जीत लिया था, लेकिन अब प्रॉपर इलेक्शन का जब समय आया है तो इस प्रॉपर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी मैं दूसरा आपसे विषय पे फिर लौटता हूं। शिवपाल सिंह यादव क्या सारी ताकत अपनी, जी हाँ, कंप्लीट कर लें। देखिए, शिवपाल सिंह यादव अपनी सारी ताकत फिरोजाबाद में लेकर के आज बदायूं में अपने पुत्र आदित्य यादव के लिए लगाए हुए थे, जबकि विधायक वो जसवंत नगर से हैं। जसवंत नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जिस तरह की सभा हुई थी ना, उसी से स्पष्ट हो गया था कि मैनपुरी की इस बार। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप अपने संगठन का सिस्टम रीचेक और उसकी समीक्षा के लिए तैयार हैं कि आपके अर्ध पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख वोट ठीक से क्यों नहीं डलवा पा रहे हैं?
देखिए ब्रजेश जी, पन्ने पर सारे वोट अंकित जितने हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत आदर्श की कल्पना है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर है, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, उन सबका वोट जरूर पड़ जाए, इसकी हम निश्चित तौर पर चिंता करते हैं। अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का वोट पड़े ना पड़े उसकी चिंता पन्ना प्रमुख के पास वोटर अलॉट है ना, वो आपको दे किसी को दे, ये अलग बात है। आपका तो एक बड़ा पवित्र प्रयास था ना कि हम वोट डलवाएंगे, वो आप नहीं डलवा पाए, ये मेरा कहने का मतलब। हम वोट नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, हम फिर स्पष्ट कर दे रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी का वोट उसके वोटर को खींच करके मतदान तक ले जाने वाले नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी का वोट डलवाने के लिए संकल्पित हैं। जो हमारा सिंपैथाइजर है, जो मोदी जी को 400 सीटें लेकर के लिए वोट निकलना चाहता है, देना चाहता है, जो कमल के फूल ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर लिए कि ये हमको वोट देगा और ये हमको वोट नहीं देगा? जाति देख के या कलर से एक आदमी या धर्म से कैसे पहचान? बिल्कुल नहीं, बातचीत कर अगर जमीन पर कार्यकर्ता है ना, तो वो हर परिवार के उसकी पृष्ठभूमि, उसकी विचारधारा, उसका झुकाव, वो किसके साथ खड़ा है, ये सबको मालूम रहता है। किसका झंडा उससे लगाना पता है, उसको फिर आप टच नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं ना वोट दे तो ज्यादा। उपलब्धियों पर क्या रिस्पॉन्स करता है? नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट पूरा निकाला है। ये समाजवादी पार्टी से पूछे कि अपना वोट क्यों नहीं निकाले, क्यों झगड़ा झंझट सुबह से कर रहे थे? भाई फखरुल हसन ये तो कह रहे हैं हमारे वाले तो सब पड़ गए, हम तो अर्ध पन्ना प्रमुख से भी चेक कर लिए, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, सब जगह चेक कर लिया। मैंने तो 2 बार कहा भाई सिस्टम चेक कर लो, कह रहे नहीं हमारा ठीक है, जो हमको चाहने वाले वोट दिए उनके नहीं आए वोट देने, इसलिए आप शोर मचा रहे हो। हमारे वोटर्स तो चारपाई पे लेटे लेटे आए वोट डालने के लिए। आप अगर देखिए तो वीडियो वायरल हो रही कि चारपाई पे लेटे में। तो एक वीडियो पार्टी तो देखिए सपनों की दुनिया में रहते हैं। पहले जब उनको मौका मिला बोलने का तो आरोप लगा रहे थे। मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही बताया कि आपका ही चैनल दिखा रहा था कि किस तरीके से अराजकता फैली हुई थी बदायूं। देखिए, आप जीतने को आप कहते रहो कि 10 में 20 जीत जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए, बदायूं भी जीत जाएंगे, मैनपुरी भी जीत जाएंगे। कौन विश्वास करेगा आपकी इन बातों पे कि आप बदायूं, मैनपुरी भी जीत रहे हो, संभल भी जीत रहे हो, फिरोजाबाद भी जीत रहे हो? कौन भरोसा करेगा? और सवाल यह है कि आपने जैसे कहा ब्रजेश जी अपने ओपनिंग कमेंट में ही कि जो मतदाता है वो खामोश है, मतदाता बोल नहीं रहा है। और ये चुनाव ना 2014 जैसा है ना 2019 जैसा है, ये किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने तो बीजेपी को कहर कर दिया, 60% तो सर पहुंच नहीं पाए, संभल छोड़ कहां से कहर मचा दिया आपने? नहीं, अरे तो ये तो सारा वोट है, 50% वोट तो इंडिया गठबंधन को ही मिल रहा है, इनको वोट ही कहां मिल रहा है? क्या बात कर रहे हो? अर्ध पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख उनके बता रहे हैं कि सब वोट उनका है और आप कह रहे हो इसमें सब हमारा है। ब्रजेश जी इनके तो डबल गेम हो रहा एजेंट है वो भी नहीं। आपने अगर वो वीडियो देखा हो जिसमें इनका पोलिंग एजेंट, जो भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट है, वो भी कह रहा है कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, हम यहाँ के प्रत्याशी से नाराज हैं, हम तो दूसरे प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं जो उनके खिलाफ लड़ रहा है। तो इनको कहाँ वोट मिल रहा है? इनको तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो भी वोट देने को तैयार नहीं है। जनता तो पहले से वोट नहीं दे रही है, जनता तो इनसे सवाल आपने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। ये तो अगर मतदान ज्यादा होता तब माना जाता, अभी तो मामला फंसा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत कंफर्टेबली हर सीट को कह पाए, मैनपुरी को छोड़कर। भारतीय जनता पार्टी का जो आम वर्कर है, आम कार्यकर्ता है, वो घर से कहाँ निकला? ये तो जनता वोट डालने निकली थी जो निष्पक्ष थी। समाजवादी पार्टी के वोटर्स निकले, भारतीय जनता पार्टी वाले तो अगर निकले तो वो हमारे जिनकी गाड़ी तोड़ डाले वो भी तो निकले ही थे ना, शीशा फोड़ डाला उनका, निकले थे तभी तो फोड़े होंगे ना। देखिए, घर में रहते तो गैराज में थोड़ी फूटता है। अरे ब्रजेश जी, ये तो गाली देने वाले लोग हैं, ये तो अपमानित करने वाले लोग हैं, ये तो अगर मंदिर सर मैं जातियों की बात नहीं करता सर, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जातिगत कोई विद्वेष फैले, इस पे ना ही चर्चा करूं सर। कौन किस जाति को गाली देता है सर, बड़ी हल्की बात है सर। नहीं, सब बात अरे भाई ब्रजेश जी, लेकिन कैमरे पे हुआ ना, एक पे कार्रवाई होती, दूसरों पे कार्रवाई नहीं होती। हाँ, ये बात ठीक बात है, आप उसमें न्याय की लड़ाई लड़ो एक अलग, पर चैनल पे हम इन विषयों को अवॉइड करें तो आप बताइए कहाँ न्याय मांगने जाए, किससे न्याय मांगने जाए? हम तो आपके चैनल पे ही कह सकते हैं कि अन्याय हो रहा है और जनता देखे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि गाली गलौज अपन चैनल पे चलाना ठीक बात नहीं है, कि जातिगत विद्वेष मेरी वजह से न फैले, मैं तो हमेशा ही चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल ना चैनल पे चलानी चाहिए और ना किसी को देनी चाहिए, दोनों बातें। क्यों दे? आप राजनीति कर रहे हैं, आप वोट मांगिए, आप अपना जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेके जाइए। अगर जनता आपके 10 सालों के काम पे वोट नहीं देना चाहती तो क्या आप गाली गलौज तो कम वोट के बाद भी आप कॉन्फिडेंट हो कि आप अच्छा करोगे? हैं
पूरी तरीके से हम इन भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। जनता ये इनके दुबे जी तो अहंकार बता को रहे जवाब थे कि हाथरस हमने ठीक कर दिया, आगरा हमने जिता दिया, और सीकरीम तो सर्टिफिकेट भी शायद दे दिया एडवांस में। ये अनिल दुबे नहीं, क्या है इनका? अनिल दस्तखत कर दिए हैं अभी ये सामने ही। देखिए, अनिल दुबे जी हमारे बड़े भाई हैं और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, तो कुछ तो बोलने का उनको मौका दीजिए, ऐसे नहीं तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। मतलब उनकी पॉलिटिकल पार्टी को दुकान कहोगे? दुबे जी रुक जाओ, अरे, आप चलाओ अरे, तो इनका पॉलिटिकल क्या- पार्टी और वो चलाएं तो दुकान। अरे भाई, इनका क्या है इन सीटों पे? उनका जो चुनाव होना तो हो गया। अब हमारे बड़े भाई हैं, उनका सम्मान करते हैं, बाकी में उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहते। प्रदीप जी, आप मुझे बताओ कि ये तो कह रहे हैं वहां तो सुपड़ा सा, अभी दुबे जी क्या तो बता रहे हैं कि सीकरी अभी आप कह रहे थे आप जीत गए, आप बहुत आगे हैं। ये दुबे जी तो दस्तखत करके आए हैं प्रमाण पत्र पे। नहीं ब्रजेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी अभी ना पूछे अगला आदमी बोलने लगा, मैं तो ये अप्रिशिएट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम बातें बता रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां अलग अलग हैं। पहले 2014-2019 की परिस्थिति अलग थी। 2014 में आप 30 रुपये डीजल, 50 रुपये पेट्रोल, बुलेट ट्रेन, इस तरह के तमाम मुद्दों के आधार पर आप चुनाव जीत कर, और पूरे देश में उन लोगों ने भी दिया जिसने इस बार आपको वोट नहीं किया। 2019 में का पुलवामा का रिएक्शन था निश्चित तौर पर, लेकिन इस बार जैसे ही उन सारे लोगों ने जिन्होंने आपको प्रचंड बहुमत से जिताया था, आज जब उनका रिजर्वेशन खतरे में लगा, आज उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में नजर आया, और उन्होंने मान लिया कि आपके तमाम सांसद प्रत्याशी गली गली कह रहे हैं कि 400 सीटें हमें चाहिए, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और संविधान क्यों बदलना है? इसलिए बदलना है कि आपको आरक्षण समाप्त करना है। ये जैसे ही लगने लगा, निश्चित तौर पर जब अपना अस्तित्व का संकट। अब मुझे बताओ कि सीकरी की एक सीट पे आप लड़ रहे थे, लेकिन आप लोगों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो वहां कोई सभा की नहीं, और जबकि जयंत चौधरी वहां कितनी बार गए? 2 बार? नहीं, 4 बार। 4 बार गए। नहीं, समाजवादी पार्टी के ये तमाम इनका कोऑर्डिनेशन है। समाजवादी पार्टी जयंत के चौधरी से भी बीजेपी काम ले सकती, मतलब ये समझने का विषय है। नहीं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के एक साथी जहां हमारे रोड शो में रहे हो, हमारे रोड शो में हो या तमाम कार्यक्रमों में लगातार समाजवादी पार्टी के साथ डोर कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी की हताशा और निराशा दिख रही है। के लिए आप क्यों दिल पे ले रहे हैं? नहीं, उनकी हताशा और निराशा दिख रही है। निश्चित तौर पर आज जब आप देश से आरक्षण समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं, तो वो सारे लोग जो आरक्षण समर्थक हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपने अस्तित्व की, उनके अपने अस्तित्व की लड़ाई है। ऑलराइट, ये तो कह रहे हैं हमको सीकरीम दे दो। देखो ब्रजेश जी, अब बाल तो कट चुके हैं, तो जब बाल कट गए तो कई दिन 4 जून का इंतजार कर लीजिए, वो तो आ ही जाएगा ना कि कितने हैं। नहीं, आप ही पहले राउंड में सर्टिफिकेट दे रहे थे, हम सर्टिफिकेट दूसरे राउंड में ये बाल काटने की बात करने लगे। सर्टिफिकेट तो जनता बात से मुकरो मत दुबे जी। नहीं, ना गलत। ब्रजेश जी, सर्टिफिकेट तो जनता दे चुकी है। आप तो दे रहे थे अभी। नहीं, सर्टिफिकेट जनता दे रही है। मैं वही बात कह रहा हूँ जो हमारे पास रिपोर्ट है। भाई, आपके पास रिपोर्ट आई, आप तभी तो यहाँ समीक्षा कर रहे हो बैठ करके। आपने अपनी एजेंसी से ही तो बात की है। इतना अगर जीत रहे तो 4 बार चौधरी क्यों गए? इतना मेहनत करा ली नहीं, क्यों मेहनत नहीं करेंगे क्या? अगर कहीं जरूरत है। अरे अपनी पे करते तो नहीं, अपनी और हम तो 80 सीटों पे मेहनत कर रहे हैं। जब गठबंधन हो गया 80 पे नहीं, जब गठबंधन हो गया तो सारे लोग हमारे कार्यकर्ता उनके साथ लगे, उनके हमारे साथ लगे थे। आप 80 सीट पे लड़ रहे? नहीं, 80 सीट पर तो एनडीए लड़ ही रहा है। 80 पे आप भी हो गए? नहीं, हमारे लोग मदद कर रहे हैं, जो हमारा 80 सीटों पे मदद कर रहे हैं, सभी जगह मदद कर रहे हैं। जहां भी जो स्ट्रक्चर हमारा है पूरी तरीके से मदद कर रहा है। तो अगले सवाल पे बेहोश मत होना। नहीं, और मुझे कैसरगंज में कितनी मदद कर रहे हो? नहीं, कैसरगंज वाले मांगेंगे तो उनको भी मदद करेंगे। अगर ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी ना कि उसको हमसे कहां मदद लेना है। कैसरगंज में करोगे? नहीं, कैसरगंज की बात क्यों कर रहे हो? हम तो सभी 80 सीटों में मदद करने की बात। खीरी में मदद करोगे? खीरी में नहीं, खीरी में नहीं, खीरी में उन्होंने हमसे मांगी क्या मदद? जब हमसे मांगेंगे तो वहां भी जाएंगे। देखा, बेहोशी आने लगी? नहीं, बेहोशी नहीं आती है। जहां भी जब हम गए हैं। सवाल तो ले लो, इतना क्यों आप अधीर हो रहे हो? खीरी पे बीजेपी की मदद करने जाओगे? जयंत चौधरी की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस आओगे तो हमने तो सब कार्यकर्ताओं को कह दिया खीरी जहां भी एनडीए आप कह दो, बस मैं आपकी बात मान लूंगा। मैं कह दो कि खीरी में जयंत चौधरी आएंगे वोट मांगने। नहीं, ये बात तुम वो तय करेंगे ना। मैं प्रवक्ता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी हूं। तो बुलाएंगे तो जाओगे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी जहां जिसको बुलाना है। तो जाओ। भारतीय जनता पार्टी ने जहां उनको कहा कि ये साहब हमारे यहाँ कार्यक्रम दे दीजिए, जा रहे हैं। क्यों आप उद्विग्न हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर बुलाएंगे बीजेपी वाले खीरी जाने को, ये फैसला नेता करेगा ना, कार्यकर्ता नहीं न करेगा।
अभी तो 80 भाई भारत समाचार चलाने ब्रजेश जी आपका चैनल कैसे चलेगा ये फैसला आप करोगे कि आपका रिपोर्टर करेगा? तो सुन तो लो, वही तो पूछ रहा हूँ। अगर बुलाएंगे तो जाओगे? ये मैंने कहा ना कि जो हाँ, बुलाने का फैसला जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी और जाने का फैसला चौधरी जयंत सिंह जी करेंगे। वो मैं अभी मेरा तो काम 80 में 80 मत है। मेरा काम दो बताने सीट मिलके हवा निकल गई। हमने अपने मजबूरी आप है। मत बोलो। देखिए ब्रजेश जी, हमने अपने कैसरगंज भी जाओगे आप और खीरी भी? मैं ये नहीं कह रहा हूं। हमने उत्तर प्रदेश के अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि जहां भी एनडीए के उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनकी मदद करो। खीरी में भी और मैंने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर पूरे उत्तर प्रदेश कैसरगंज में बीजेपी की मदद करेगी। ब्रजेश जी हाँ बोलो ना। आप पर्टिकुलर वो एक जगह पे क्यों? 2 सीट पूछता हूँ, चलो 2 पूछ एक जगह क्यों बता दो। हमने सभी सीटों पर कह रखा है कि आप लोग पांडे मेरे साथ मौजूद है। बताइए भाई पांडे जी, ये दुबे जी को चक्कर क्यों आने लगा कैसरगंज और खीरी सुन के? पांडे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? पांडे जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हमारे दुबे जी को चक्कर आने लगा। दुबे जी को चक्कर नहीं आता, दुबे जी मेरा संपर्क मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया, फिर किसी दिन पांडे जी को इस परिचर्चा में शामिल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगले चरण के मतदाताओं से निवेदन है, इनका रिकॉर्ड तोड़ो, 60% पार हो जाओ। धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप